जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज हम लोग फिर से जुड़े हैं दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का डिस्कस करने के। आज की क्लास में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अपन, साथ में कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स है वो भी इंक्लूड करेंगे। अप्रैल 2025 का ये करंट अफेयर्स होने वाला है जिसके अंदर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये क्लास आपके कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में आपके राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी नाम का टॉपिक लिखा हुआ है, उस हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंदर हमने जो आपकी पीआईबी है, ऑफिशियल वेबसाइट से इंडिया की, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स है भारत सरकार के, उनसे बहुत सारे जो है और भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उनसे कंटेंट निकाल करके आपके सामने लेकर के आए हैं। और इस क्लास में जो प्रश्न है सारे के सारे क्रीम और क्वालिटी वाले प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर पटवारी और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जुलाई के अंदर आपके वीडियो का पेपर होना है और अगस्त में पटवार का पेपर होना है और इन दोनों के अंदर ही पिछले लगभग 8 से लेकर के 10 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो इन दोनों में अप्रैल के करंट अफेयर्स से तो सवाल आपको भर भर के पूछे जाने की संभावना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। अपन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन है साथियों, इस एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अभी सामने क्योंकि आपके पटवार का और वीडियो का दोनों का पेपर है तो इन दोनों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जो साथी ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ये नंबर यहाँ पर नोट किया हुआ है 8949294370। इस नंबर पर कॉल करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान में लगभग 10-15 सेंटर के ऊपर अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है। 11 मई से वीडियो की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। और जो साथी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन में जाकर के टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करते टाइम ये ध्यान रखना है, जब आप NR21 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको जितनी भी प्राइस आपके सामने मेंशन होगी उसके ऊपर 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट नॉट ओनली टेस्ट सीरीज बल्कि कोई सा भी वीडियो कोर्स या कोई टी टेस्ट सीरीज या कोई सी भी बुक आप ऐप से परचेज करोगे तो उसमें आपको 21% का डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपन आगे, बिना देरी की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करके किसे इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों आपको पता है अभी अप्रैल महीने में लगभग 22 अप्रैल के आसपास भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पहलगाम। वहां पर पाकिस्तान ने एक आतंकी हमला करवाया था। आप कहोगे गुरुजी आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान ने करवाया? इस बात के तो अभी तक कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ मिला ही नहीं है, कोई भी ऑफिशियल प्रूफ मिले नहीं है, लेकिन आप, मैं और अपना भारत देश का हर एक नागरिक पाकिस्तान के नापाक इरादों को जानता है कि वो जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसका टारगेट ही यही है कि भारत के अंदर शांति नहीं रहने देना, किसी न भारत को परेशान करते रहना है, भारत के घोचे करते रहना है, यही काम है उसका। और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के फिर वो कटोरा लेके भीख मांगता फिरता है। ये उसकी वर्तमान में सिचुएशन। तो इस पाकिस्तान ने जो पहलगाम पर अटैक करवाया था, उस अटैक के बाद में अपने भारत का पूरा प्रशासन एक तरीके से एक्टिव हो गया है। और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता हो तो पहलगाम अटैक के बाद में अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके वो वापस आए और वापस आकर के उन्होंने कैबिनेट की बहुत सारी बैठकें की और उन्हीं बैठकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस भी निकल करके आए, जिनमें से एक डिसीजन था कि सिंधु जल समझौता जो था पाकिस्तान के साथ, उसको भारत ने रद्द कर दिया। उस समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को जाता था और 20% ही अपन रोकते थे। उसको भारत अपनी इच्छा से जब चाहे तब रोक सकता है और जब चाहे तब वापस से रिलीज भी कर सकता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए अब, क्योंकि पाकिस्तान को अलग तरीके से कंट्रोल करने की आवश्यकता, वो शांति से या युद्ध से या किसी प्रकार की स्ट्राइक से नहीं मानता है, उसके साथ बढ़िया तरीके से एक स्ट्रेटजिक गेम खेलना पड़ेगा, एक डिप्लोमेटिक गेम खेलना पड़ेगा, तब जाकर के उसको घुटने पे टिकाएंगे, तब जाकर के वो कोई लाइन पे आएगा और इस आतंकवाद वाली चीज को छोड़ पाएगा। और मुझे लगता नहीं कि वो छोड़ पाएगा। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए ताकि ऐसी फफूंद जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए जड़ से। तो पाकिस्तान ने जो पहलगाम में अटैक करवाया था साथियों, उस अटैक के बाद में भारत सरकार पूरे तरीके से प्रोएक्टिव हो चुकी है और जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड था, जिस बोर्ड के अंदर टोटल 7 मेंबर होते हैं, नेशनल लेवल के IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, उस बोर्ड का पुनर्गठन करा है। पुनर्गठन करने का मतलब कुछ सदस्यों को उसमें से हटाया है और कुछ सदस्यों को उसमें और ऐड करा है। और उस बोर्ड का पुनर्गठन करने के बाद में उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? बोर्ड का अध्यक्ष, ये आपसे इस सवाल में पूछा है और ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घटना बहुत ज्यादा अभी तीव्रता के अंदर भी है और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि ये एक तरीके से आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल भी है। तो इस बोर्ड का अध्यक्ष साथियों नियुक्त किया गया है आलोक जोशी जी को। आलोक जोशी जी कौन है? तो ये पूर्व में रॉक
के चीफ भी रह चुके हैं। रॉक का नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, रॉक के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इस रॉक के ये पूर्व में चीफ भी रह चुके हैं आलोक जोशी जी। इनको हाल ही में इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। और ये वाली बात भी आप ध्यान रख लेना कि इस बोर्ड का साथियों जो सुरक्षा से जुड़े हुए अहम रणनीतिक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर सरकार को सलाह देने का काम होता है। यानी कि जो भारत की या नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है उस सिक्योरिटी के लिए ये बोर्ड बैठ के करता है, मंथन करता है, बहुत सारा विचार विमर्श करता है और कुछ रणनीतिक फैसले, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो लेकर के भारत सरकार को सलाह देता है कि हमें इस मुद्दे के अंदर इस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए। और आप और हम अभी देख ही पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना एकदम चरम पे जा चुका था कि अब तो युद्ध होने वाला है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि कभी भी रात को भी युद्ध हो सकता है शुरू। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी भारत शांत बैठा हुआ है। मोदी जी ने सारे भारतीयों का ध्यान भटका दिया है कि अब युद्ध की तरफ ध्यान मत दो, ताकि हम छुपके से कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ऊपर ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें जिससे कि वो घुटनों के ऊपर आ जाए। और ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये न्यूज़पेपर के अंदर भी बात आई थी कि पूर्व रॉ चीफ जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, हमले के डर से घबराहट में जी रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान घबराहट में जिएगा ही, बेचारे के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वो भारत का सामना कर सके। अगर युद्ध होता भी है तो पाकिस्तान 1 या 2 दिन के अंदर ही नस्ते नाबूद हो जाएगा। चलो अपना दूसरा सवाल साथियों, पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है। जैसा कि आप जानते ही हो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये चीज मैंने आपको पहले याद भी करवाई थी ट्रिक के माध्यम से। 3 डेट आपको याद रखनी है, तीनों 22 22 22 है। एक है आपकी 22 मार्च, उसके बाद आती है आपकी 22 अप्रैल और उसके बाद आती है आपकी 22 मई। और इन तीनों डेट को साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जो है वो मनाए जाते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है आपके कौन सा? जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता संरक्षण दिवस। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो जैव विविधता संरक्षण दिवस है ये आपके 22 मई को मनाया जाता है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं 22 अप्रैल की, जिस दिन क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो इस बार 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस है ये। और इस पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लेनेट, कि हमारी जो शक्ति है वो हमारा ग्रह है। क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी के जैसा वातावरण, पृथ्वी के जैसा वायुमंडल किसी भी ग्रह पर आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर या फिर चंद्रमा के ऊपर जाकर के हम रहने लग जाएं, वहां पर जल खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा वातावरण कहीं पर भी मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। और हमारी जो शक्ति है वो शक्ति किसके अंदर है? हमारी शक्ति है कि हमारा ग्रह, जो हमारा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, यही ग्रह हमारी शक्ति है। और हमें इसी ग्रह की सुरक्षा करनी है, इसी ग्रह का संरक्षण करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम फैलाना है ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, कार्बन इमिशन कम से कम करना है। और यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2030 तक जो है कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, टोटल 17 गोल्स, उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर सारे के सारे देश मिलकर के आपस में प्रयास कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। और ये जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और ये कहां मनाया गया था? अमेरिका के अंदर। इस बार 2025 वाला जो पृथ्वी दिवस है उसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति जो है वो हमारा ग्रह है। सवाल अगला, किस अभिनेत्री को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आपके जो एशिया अपना कॉन्टिनेंट है, इस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले जो लीडर्स है या प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले नेशनल लेवल के कोई लीडर्स है, उनको साथियों सम्मानित किया जाता है कि उनके द्वारा समाज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया है उसके लिए। तो ये जो गोल्ड हाउस गाला है 2025 का, ये किस अभिनेत्री को दिया गया है? ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या करीना कपूर? राइट आंसर होगा आपके सामने प्रियंका चोपड़ा का, जो कि अभी अमेरिका में रहती है। निक जोनस की वाइफ है। निक जोनस अमेरिकन सिंगर है। तो इन प्रियंका चोपड़ा जी को साथियों जो गोल्ड हाउस गाला है, ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में एशिया प्रशांत समुदाय यानी कि एशियाई प्रशांत, जो आपके इंडो पैसिफिक रीजन है, प्रशांत महासागर वाला रीजन और एशिया कॉन्टिनेंट का रीजन है, उस रीजन के अंदर साथियों जो लीडर्स है इंटरनेशनल लेवल के और जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, यानी कि अपना इंपैक्ट डालने वाले जो व्यक्तित्व है, जिनकी वजह से समाज में कुछ बदलाव आता है, तो उनके उस योगदान के लिए ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और प्रियंका चोपड़ा को साथियों गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। ये प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है। सवाल अगला, निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? निजी सचिव का मतलब आप समझते ही हो, पर्सनल सेक्रेटरी। तो हाल ही में साथियों पीएमओ के अंदर काम करने वाली एक IFS अधिकारी है, इंडियन फॉरेस्ट जो ऑफिसर है,
उनको साथियों प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नाम उनका क्या है? निधि तिवारी, शर्ली बोचवे या पूनम गुप्ता या फिर सोहिनी राजोला। तो देखो शर्ली बोचवे के बारे में मैं आपको बताऊं, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है साथियों, और इनको कॉमनवेल्थ नेशंस का महानिदेशक नियुक्त किया है। पूनम गुप्ता कौन है? तो पूनम गुप्ता को आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसका डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? डिप्टी गवर्नर। किसको? पूनम गुप्ता को। अच्छा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जो आपके आरबीआई है, इस आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। आप कहोगे गुरुजी आसान सा सवाल है, क्यों पूछ रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं पर अगर कोई विद्यार्थी मिलता है, उससे मैं कोई सा भी सवाल अगर पूछ लूं बातों बातों में, तो वो आरबीआई के गवर्नर जो है आपके संजीव खन्ना को बताते हैं। किसको बताते हैं? संजीव खन्ना को। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर है संजीव खन्ना और जो आपके चीफ जस्टिस है, उन दोनों के नाम के अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संजीव खन्ना कौन है? ध्यान रखना, आरबीआई के गवर्नर नहीं है संजीव खन्ना। आरबीआई के गवर्नर का नाम भी एस से ही शुरू होता है। उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बाकी संजीव खन्ना कौन है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वर्तमान में भारत के साथियों ये 51वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है साथियों, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दोगे। अगला सवाल आपके सामने है, ऑप्शन है सोहिनी राजोला। ये जो सोहिनी राजोला कौन है? तो आपने एनपीसीआई का नाम सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके साथियों इनको कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। इसका मतलब फिर बच कौन गया? बच गया एक ही ऑप्शन, निधि तिवारी। इन निधि तिवारी को, जो कि आईएफएस ऑफिसर है साथियों ऑलरेडी, इनको क्या नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री जी का क्या नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अब आ जाओ, देखो एक एक करके बात कर लेते हैं इन चारों महिलाओं के ऊपर, क्योंकि चार बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े पद हैं जिनके ऊपर चार महिलाएं आसीन हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि महिलाओं को जब पावर दी जाती है, उनको जब लीड रोल के अंदर लाया जाता है, तब असल में पता चलता है कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पुरुषों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं अदा कर सकती है। उनके अंदर जो काबिलियत होती है वो पुरुषों से भी कई गुना ज्यादा होती है। ये माना भी जाता है कि लीडरशिप स्किल हो चाहे मैनेजमेंट स्किल हो, पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। आप जानते हो अपने घर में अपनी माँ, बहन या बेटी जो भी होती है, वो घर का सारा काम भी मैनेज करती है, सारे घर वालों के नखरे भी उठाती है, सबके लिए खाना भी बनाती है, उसके साथ में अपनी खुद की पर्सनल जिम्मेदारियों का भी वहन करती है। उनको अपने जीवन में क्या करना है उस कर्तव्य का भी वो अच्छे से निर्वहन करती है। तो एक तरीके से मैनेजमेंट स्किल महिलाओं के अंदर पुरुषों के बजाय ज़्यादा बेहतरीन होती है। और ये आप देख ही पा रहे हो, अभी जो नारी शक्ति सशक्तिकरण है, महिला शक्ति सशक्तिकरण, वो बढ़ता जा रहा है। और उसी के तहत आपके जो निधि तिवारी जी है, आईएफएस अधिकारी, ये साथियों नवंबर 2022 से लेकर के मार्च 2025 के बीच में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अंदर उप सचिव थी। क्या थी? उप सचिव। यानी कि नवंबर 2022, साल 2022 से लेकर के 2025 के बीच में पीओ के अंदर ये उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। और हाल ही में इनको प्रधानमंत्री मोदी जी की नई पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है अप्रैल 2025 के। ये फोटो है आपके निधि सचिव। अगला नाम था आपके सामने शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे साथियों ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, और इनको 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है, इसका साथियों 7वें नंबर का महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे शर्ली बोचवे की। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, और ये पहली साउथ अफ्रीकन महिला है जो कि इस पद पर पहुंची है, यानी कि इस पद पर आसीन होने वाली प्रथम अफ्रीकी महिला है ये। अगला नाम आपके सामने पूनम गुप्ता का है। ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है। इसके साथ में जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इसकी भी महानिदेशक है। और प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है साथियों, इकोनॉमिक सजेशन जो काउंसिल है आपकी, उस आर्थिक सलाहकार परिषद की भी सदस्य है आपकी कौन? पूनम गुप्ता। अगला नाम सोहिनी राजोला। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई के नाम से आप जानते हो, जिसके अंडर में आपके सारे के सारे जो यूपीआई पेमेंट्स आते हैं, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से जो पेमेंट करते हो, उन पेमेंट्स को रेगुलेट करने का काम आपके एनपीसीआई करता है। यूपीआई वगैरह ये सारी चीजें, यूपीआई रुपए इसी के अंदर आता है। तो इस एनपीआई की साथियों कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है किसको? सोहिनी राजोला को। ये सोहिनी राजोला की फोटो आपको दिख पा रही होगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपको करंट अफेयर्स को इन्फोग्राफिक तरीके से याद करवा दूं। क्योंकि देखो, एक तो होता है कि हम पढ़े हुए टेक्स्ट को देख करके चीजें याद करते हैं, और एक टेक्स्ट के साथ में अगर इमेजेस और ऐड हो जाएं तो वो इन्फोग्राफिक जो हमारी मेमोरी होती है दिमाग की, उसके ऊपर सीधा जाकर के हिट करती है वो। और अगर आप
मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो, साथ में कॉपी में लिख भी रहे हो और आंखों से देख भी रहे हो कि हाँ यार ये सोहिनी राजोला है, हाँ यार ये आरबीआई की गवर्नर पूनम गुप्ता है, अच्छा ये शर्ली बोचवे, इनकी फोटो भी देख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ इन्फोग्राफिक तरीके से छप जाएगी और जब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर 99% पॉसिबिलिटी होगी आपके सवाल के सही होने की। नो डाउट रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव माइंड से चीज़ों को देख करके समझना पड़ेगा। चलो सवाल अगला अपन बात करते हैं कि किस भारतीय को फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का साथियों पूरा नाम होता है फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति के अंदर एक्सीलेंस रखने वालों को साथियों फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा। तो ये यूके के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि किसी प्रथम भारतीय को प्रथम बार किसी भारतीय को मिला है। ये यही पूछ रहा है ना कि किस भारतीय को दिया गया, तो जिस भी भारतीय को दिया गया है वो पहले भारतीय साथियों जिनको ये पुरस्कार मिला है। नाम उनका है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ओडिशा से बिलोंग करते हैं आपके सुदर्शन पटनायक। कौन है सुदर्शन पटनायक? तो ये एक सैंड आर्टिस्ट है साथियों। मिट्टी से ये कलाकृतियां बनाने का काम करते हैं, मिट्टी से आकृतियां बनाने का काम करते हैं और एक सैंड आर्टिस्ट है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इनको साथियों हाल ही में फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर वाला पुरस्कार दिया गया है और ये प्रथम भारतीय है जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके सामने आकर्ष श्रॉफ का भी नाम आया है। ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, आकर्ष श्रॉफ को। आगे अगर अपन बात करें साथियों तो जो आकर्ष श्रॉफ है आपके, इनको तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। निखिल सिंगल है, इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। और माइना जो स्वामी है इनको उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों ही नाम बाकी के आपके इंपॉर्टेंट है। निखिल सिंगल को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश के अनमोल रतन से। अब देखो जो फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर है साथियों, इस पुरस्कार से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित करा है? क्योंकि इन्होंने साथियों एक फेस्टिवल हुआ था जिसका नाम था वेमाउथ सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2025। इस फेस्टिवल के अंदर इन्होंने गणेश जी की लगभग 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी और उसी के उपलक्ष्य में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कहाँ से है ये आपको ध्यान रखना है, एक तो कि ये उड़ीसा से है और ये पहले इंडियन है जिन्होंने यूके का फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड दिया गया है जिनको। तो इनका नाम भी याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी ध्यान रखना है। और क्या किया था इन्होंने? तो 10 मीटर ऊंची गणेश जी की रेत की प्रतिमा बनाई थी, उसी के उपलक्ष्य में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया। अगला सवाल, किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है मित्रा विभूषण पुरस्कार, इससे अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? आपको पता है मोदी जी बहुत सारे देशों की यात्रा करते रहते हैं समय समय पर, और उन देशों की जब यात्रा करने जाते हैं तो मोदी जी के व्यक्तित्व से, उनकी लीडरशिप स्किल से और उनकी कूटनीतिक सोच से प्रभावित होकर के उन राष्ट्रों के अध्यक्ष के द्वारा या उन राष्ट्रों के अंदर भारत के द्वारा क्या इम्पैक्ट डाला जाता है उसके आधार पर मोदी जी को उन राष्ट्रों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लास्ट ईयर मार्च 2025 के प्रधानमंत्री जी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। वहां पर उनको ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन नाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मॉरिशस का, उससे सम्मानित किया गया था। और अप्रैल 2025 में मोदी जी को साथियों श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जिसका नाम है मित्रा विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा, जिसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मित्रा विभूषण है और इससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था अप्रैल 2025 में। कब किया गया था? 5 अप्रैल 2025 को मोदी जी को श्रीलंकाई राष्ट्रपति, अच्छा श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अनुरा कुमार दिशानायके। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, अनुरा कुमार दिशानायके जी है मोदी जी के साथ में। मोदी जी क्योंकि 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, इससे इनको सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार का शुभारंभ 2008 में करा था श्रीलंका ने और मार्च 2025 में मैं आपको बता ही चुका हूं कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, जिसको ओएसके के नाम से भी आप जानते हो, इससे मोदी जी को सम्मानित किया गया था। अब बात करें दोस्तों अगले सवाल की, तो निम्नलिखित में से किसको नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से बेरचौल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये साथियों जो नीलम सांस्कृतिक केंद्र है ना, इस नीलम सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किसने करी थी? तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना करी थी आपके पांडियन रणजीत ने। यहाँ पर आपको शॉर्ट नाम दिख रहा होगा पा रणजीत, इनको जाना पा रणजीत के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, पूरा नाम इनका है पांडियन रणजीत।
क्या नाम है? पांडियन रणजीत। ये जो पांडियन रंजीत है साथियों, इन्हीं के द्वारा नीलम सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है और इस नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, दलितों के लिए साहित्य के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है और इस बार जो है वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार आपके पी शिवकामी को दिया गया है। ये पी शिवकामी भी साथियों आपके एक ऑफिसर है, आईएएस का एग्जाम ये क्रैक कर चुकी है। इनको वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, ये आपके पांडियन है और ये है आपकी कौन? पी शिवगामी। आपको शिवगामी नाम याद होगा, राजमाता शिवगामी, उसी से आप याद रख लो। ये आपकी पी शिवगामी है, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है साथियों, चेन्नई से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? ये चेन्नई की रहने वाली है, चेन्नई से बिलोंग करती है, आईपीएस, सेवानिवृत्त आईपीएस है, नाम इनका पी शिवगामी है। इनको वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। कौन इसके संस्थापक है? तो पांडियन रणजीत जो है इसके संस्थापक है। नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाता है। इनफैक्ट जो नीलम सांस्कृतिक केंद्र है इसकी स्थापना ही आपके पांडियन रणजीत ने करी थी और इनके द्वारा साथियों हर साल जो है इस नीलम सांस्कृतिक केंद्र के ऊपर जो ये वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए की राशि और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, ये दोनों चीजें प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार उन्हें दलित साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। यानी कि दलित साहित्य जो है साथियों, एक तरीके से जो लिटरेचर होता है उसमें दलितों के लिए अच्छी चीजें लिखने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो इनके योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान, उसके लिए इनको दिया गया है। नाम इनका पी शिवकामी, चेन्नई से ये बिलोंग करती है। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जो आपका नीति आयोग है, इस नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में नीति आयोग ने साथियों FHI जारी करा है। FHI क्या है? FHI का मतलब है आपके फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, जिसको बोला जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, है ना। आप इसको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स भी बोल सकते हो या फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स भी बोल सकते हो। ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ये क्या दर्शाता है कि कौन से राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है या कौन सा राज्य ऐसा है जिसका राजकोषीय प्रबंधन बेहतरीन है। राजकोषीय प्रबंधन का मतलब उस राज्य की आमदनी कितनी है, उस राज्य ने लोन कितने ले रखे हैं, वो राज्य अपने स्टेट के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहा है या फिर वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। उस आधार पर कि कोई भी राज्य अपने राजकोषीय धन का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है और कितना प्रॉफिटेबल है, उसके आधार पर ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में साथियों 2025 के अंदर ये पूछ रहा है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या फिर केरल। तो याद रखोगे उड़ीसा जो है इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। नाम है इसका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको आप फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के नाम से भी जानते हो। और जो आपका 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा जो है साथियों इस संस्करण को जारी किया गया था और इस संस्करण के अंदर आप देख पा रहे होंगे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इसमें आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाता है, जिसमें साथियों उड़ीसा जो है ये आपका पहली रैंक पर है। टॉप 5 की अपन बात करें तो टॉप 5 का आपको नाम याद रखना है। पहली रैंक पर आपका उड़ीसा है जिसको 67.8 नंबर मिले हैं। दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है जिसको 55.2 नंबर मिले हैं और तीसरे नंबर पर आपका गोवा है और चौथे पांचवें पर झारखंड, गुजरात है। तो ये टॉप 5 स्टेट है जिन्होंने साथियों क्या करा है? बेहतरीन प्रदर्शन करा है। किसके अंदर? FHI फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ये राज्य हैं। अच्छा, ये जो संस्करण है साथियों इसके अंदर कितने राज्य शामिल होते हैं? तो टोटल 18 राज्यों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर साथियों जो राजस्व जुटाया गया, उस राजस्व जुटाने के अंदर तो ओडिशा पहले नंबर पर, झारखंड दूसरे पर और गोवा तीसरे नंबर पर है। आप कहोगे सर राजस्व जुटाने का मतलब क्या होता है? तो इस बात को ऐसा समझो, किसी भी राज्य के अंदर साथियों जो सरकार पैसा जुटाती है जनता से, चाहे वो जनता से कर लेती है, चाहे आपसे टोल टैक्स लेती है, चाहे आपसे किसी भी प्रकार का जो टैक्स वसूला जाता है या आपसे जो पैसा लिया जाता है सरकार के पास, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो या फिर आपका GST SGST हो जो कि स्टेट को जाता है, वो सारा का सारा पैसा जो राज्य से सरकार जुटाती है, वो जो पैसा होता है उस जुटाए हुए पैसे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है या वो पैसा जुटाने के अंदर कौन सा राज्य आगे रहा है, उसके आधार पर तो ओडिशा, झारखंड और गोवा इनको 1, 2, तीसरी रैंक मिली है। आकांक्षी राज्य की बात करें तो लास्ट में
यानी कि 18 राज्यों को इसमें टोटल शामिल किया गया, तो उसमें से 18वीं रैंक पर आपका कौन आया है, पंजाब आया है, 17वीं रैंक पर आंध्र प्रदेश और 16वीं रैंक पर वेस्ट बंगाल। यानी पीछे से गिने अपन तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और हरियाणा, ये पीछे से 18वें नंबर से पहली रैंक के ऊपर आए हैं। तो ये 18वें नंबर पर पंजाब है, 17वें पर आंध्र प्रदेश है और 16वें पर पश्चिम बंगाल है, 15वें पर आपका केरल है और 14वें नंबर पर हरियाणा है। पूंजीगत व्यय के अंदर कौन से राज्यों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है? पूंजीगत व्यय के अंदर इसको आप समझ सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के आधार पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय होता क्या है, तो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई सा भी राज्य उस राज्य के अंदर सड़क निर्माण के अंदर या फिर ऐसे कार्यों के अंदर जो पैसा लगाता है जिसकी वजह से उस राज्य को लंबे टाइम तक उनका फायदा मिलता रहता है। एक तरीके से कह लो एसेट क्रिएशन होता है ये, कि आपने एसेट बना लिए, आपने एक तरीके से परिसंपत्तियों का निर्माण कर लिया। जैसे आपने सड़क बना दी तो वो सड़क लगभग 10, 40, 50 साल भी आपके काम आएगी। जैसे आपने बंदरगाह बना दिया है ना, या फिर आपने रेलवे लाइन बिछा दी। तो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं जो कि दीर्घकालिक सरकार को फायदा देते हैं या दीर्घकालिक उनका उपयोग उस स्टेट के द्वारा किया जाता है, ऐसे कार्यों के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट या ऐसे कार्यों पर किया गया खर्च कहलाता है पूंजीगत व्यय, यानी कि जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पर आपके उड़ीसा प्रथम नंबर पर है, गोवा दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, कर्नाटक चौथे पर और यूपी 5वें नंबर पर है। तो आपसे एग्जामिनर अगर सवाल को थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा ना, क्योंकि देखो इस रिपोर्ट को मैं इतना जोर देकर के क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से दोस्तों आपके एक तो सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहां से आपके सवाल पुटअप होने की। आसान सा उसको सवाल बनाना होगा, तब तो जैसा सवाल मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसा ही पूछेगा कि इस राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। शीर्ष स्थान पर आप याद रख लोगे ओडिशा रहा है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ था, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे पे झारखंड और पांचवें पर आपका गुजरात था। इस प्रकार से टॉप 5 का नाम आपसे पूछ सकता है अगर आसान सा सवाल बनाना होगा। तो सवाल को थोड़ा सा डिफिकल्टीज की ओर लेकर के जाएगा, तब आपसे पूछेगा कि राजस्व जुटाने के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर कौन था, उसमें आपके ओडिशा ही था और पूंजीगत व्यय के अंदर भी आपके ओडिशा ही था। लेकिन राजस्व जुटाने में दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर गोवा था। वही पूंजीगत व्यय की बात करें तो इसमें गोवा जो है दूसरे नंबर पर आ गया और झारखंड का कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं है। और सबसे पीछे से आप गिनोगे तो 18वें नंबर पर पंजाब आया था। इस प्रकार से इनको आकांक्षी राज्यों का दर्जा दिया गया है क्योंकि इनकी रैंक सबसे पीछे रही है। अब आप कहोगे कि गुरुदेव ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ये स्वास्थ्य सूचकांक बेसिकली कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इसको डिसाइड करने के लिए 5 प्रमुख इंडाइसिस है, 5 प्रमुख आधार है। उन आधारों के ऊपर डिपेंड रह करके इसको तैयार किया जाता है इंडेक्स को। तो ये 5 मापदंड कौन कौन से हैं? देखो, पहला है व्यय की गुणवत्ता। व्यय की गुणवत्ता यानी कि उस स्टेट के पास जो भी पैसा है, उस पैसे को वो स्टेट या वो राज्य कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, कहां पर खर्च कर रहा है। जैसे विकासात्मक बनाम गैर विकासात्मक, यानी कि आप डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को यूज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, या फिर गैर विकासात्मक के अंदर यानी कि विकास ना करने के लिए। जैसे देखो, कुछ पैसा तो सरकार को जो है वो आपके, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि पूंजीगत व्यय का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो कि लॉन्ग टर्म काम में आने वाली चीजें होती है, उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या उस स्टेट को लॉन्ग टाइम की एसेट्स देने के लिए, परिसंपत्तियां देने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और दूसरी ओर प्रतिदिन के यूज के लिए, जैसे आपके पानी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, या फिर हॉस्पिटल में आपको जो मुफ्त में दवाइयां मिलती है, मुफ्त में इलाज होता है, उसके लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर जो कि टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो गैर विकासात्मक के अंदर आता है, और लॉन्ग टर्म काम में आने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपके विकासात्मक कार्यों के अंदर आता है। तो कोई भी राज्य जो व्यय है, उस व्यय की उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके एक्सपेंडिचर की क्वालिटी कैसी है, वो कितना पैसा गैर विकासात्मक चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा विकासात्मक चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अनुपात के आधार पर भी डिसाइड किया जाता है कि इस राज्य का जो है FHI कितना मजबूत है। दूसरा डिसाइड किया जाता है राजस्व जुटाने के अंदर, कि आप कितना राजस्व जुटा पा रहे हो, है ना, आपके स्टेट के अंदर से आप राजस्व कितना जुटा पा रहे हो, टैक्स कितना कलेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि देखो, किसी भी राज्य की एक तो दो चीजें होती है, एक आमदनी होती है, खर्चा होता है। और आमदनी और खर्चा अगर ज्यादा हो जाए, आमदनी कम रह जाए, तो उस सरकार को क्या करना पड़ता है, दूसरे राज्यों से या अदर किसी बैंक से उनको लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो ये जो राजस्व जुटाना, इस राजस्व जुटाने के आधार पर भी डिसाइड किया जाता है। और राजकोषीय विवेक का मतलब होता है राजकोषीय घाटा और उधारी का प्रबंधन, कि आपने कहीं से उधारी ले रखी है, उस उधार लिए हुए पैसे का, और आपको जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा एक तरीके से ऐसा होता है कि आपकी जो टोटल अर्निंग होती है, उस टोटल अर्निंग में से आपके जितने भी एक्सपेंडिचर
बेनिफिशियर होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बावजूद भी पैसा आपके ऊपर माइनस में रहता है, तो उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। उस राजकोषीय घाटे को और उधारी का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है उसके आधार पर राजकोषीय विवेक नाम का एक इंडेक्स बनाया गया है, इसको भी मापदंड डिसाइड किया है। एक है आपके सामने ऋण सूचकांक, कि राज्य के ऋण का बोझ का आकलन, कि उस राज्य के ऊपर कितना ऋण है और ऋण की स्थिरता यानी कि ऋण भुगतान की स्थिरता और प्रबंधन। आपके ऊपर मान लो कि इस साल ऋण है, जैसे मान लो कि 200 करोड़ का ऋण है, अगले साल वो ऋण 150 करोड़ का रह गया, फिर अगले साल वो ऋण 250 करोड़ का हो गया, ऐसे फ्लक्चुएशन चलता है तो ठीक है। लेकिन आपके ऊपर ऋण पिछले साल 100 करोड़ का था, इस बार 150 करोड़ का हो गया, ऐसे करते करते ऋण जो है आपके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि ऋण की स्थिरता आपके अंदर नहीं है, ऋण को आप बढ़िया तरीके से चुका नहीं पा रहे हो, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो इस FHI के अंदर आप नीचे चले जाओगे। तो इन 18 राज्यों में जो सबसे लास्ट में आया था आपके पश्चिम बंगाल, वो इसी वजह से सबसे लास्ट में आया था। क्यों? क्योंकि वो ऋण के अंदर दबा हुआ राज्य है, वो एक तरीके से गरीबी से जूझता हुआ राज्य है। पंजाब आया था इसके अंदर सबसे लास्ट में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 5 जो मापदंड है, इन मापदंडों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या है, प्रश्न देखो जरा। मार्च अप्रैल 2025 में किन किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया था? तो ये महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर इसका आयोजन होता है, इंद्र 2025। एक आपके भारत, दूसरा आपके रूस, इन दोनों के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नौसेना के मध्य होने वाला अभ्यास है, नाम है इसका इंद्र 2025। भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य होता है, 28 मार्च से शुरू होता है, 2 अप्रैल तक ये चलता है और 14वां इसका संस्करण था। ये ध्यान रखोगे, है ना। इंडिया रशिया इंदिरा 2025, इंदिरा कह लो या इंद्र कह लो, ये नेवी के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है साथियों। 2 फेज के अंदर किया गया था। पहला फेज इसका हार्बर फेज कहलाता है, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह फेज। ये जो अभ्यास है ये बंदरगाह पर किया जाता है, इसलिए इसको हार्बर फेज या बंदरगाह फेज बोलते हैं। दूसरा होता है समुद्री फेज, जिसको सी फेज बोलते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इसके हार्बर फेज का आयोजन कहां पर हुआ था, तो वो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई पोर्ट के ऊपर। और समुद्री फेज का आयोजन कहां पर हुआ था, तो वो बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ था। आपका जो प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत के एक साइड में आपके अरब सागर है, दूसरी साइड आपके बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर इसके सी फेज का आयोजन होता है। बाकी चेन्नई तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो है आपके इस सी फेज, हार्बर फेज का आयोजन किया जाता है। तो ये 2 चरणों के अंदर आयोजित होता है, 28 से 2 अप्रैल के बीच में, 14वां इसका संस्करण था। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में हुई विभिन्न नियुक्तियां। ये नियुक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, फिर से स्टार लगा करके रख लो। महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जाकर के व्यक्ति बैठे हैं। एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका पद और संस्था दी हुई है कि कहां पर उनकी नियुक्ति हुई है। सबसे पहला नाम है आपके सामने सीमा अग्रवाल। तो सीमा अग्रवाल को जो है साथियों हाल ही में आपके अग्निशमन और जो बचाव सेवा है इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसको मिला दोगे आप ऑप्शन नंबर डी से। अगला है आपके सामने मोहसिन नकवी। ये जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको अध्यक्ष बनाया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का। मीराबाई चानू, ये भारत की वेट लिफ्टर है साथियों, इनको अध्यक्ष बनाया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, जो एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और नीलम थुंगाना जो है, इनको साथियों नेपाल का कार्यवाहक गवर्नर, नेपाल जो राष्ट्र बैंक है उसका कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया है। तो आप 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये इसके बारे में बात लिखी हुई है, देख लेना आप। अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात करिए इसमें अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन की, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर ISA के नाम से जानते हो। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ISA की स्थापना कब होती है और ISA का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ISA की स्थापना होती है साल 2015 के अंदर। ये चीज़ मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। साल था 2015, उस टाइम में हुआ था आपके COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस के अंदर। तो पेरिस फ्रांस के अंदर जब COP21 का आयोजन किया जा रहा था साल 2015 के अंदर, उस समय सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भारत और फ्रांस ने आगे आकर के साथियों एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं, उस गठबंधन का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और इस गठबंधन के अंदर उस समय 2 ही सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं अप्रैल 2025 तक लगभग 106 सदस्य परमानेंट शामिल हो चुके हैं। और इसका साथियों जो हेडक्वार्टर है ISA का, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर आपके भारत में है। और भारत में भी कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने पूछा है कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अब देखो, एक तो होता है परमानेंट मेंबर बनना, जो परमानेंट मेंबर बन जाता है उसको तो ISA के द्वारा की गई रिसर्च का और इसके फंडिंग का, सारी चीज़ों का फायदा मिलता है, सारा मार्गदर्शन
जाता है, बट ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जुड़ने वाले कंट्रीज है। अब ये कह रहा है कि इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मॉरिशस या फिर सूडान। तो आप याद रखोगे मॉरिशस जो है साथियों ये पहला अफ्रीकी देश बन गया है जो क्या कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंदर शामिल हुआ है। अच्छा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला ऐसे अगर देखा जाए तब तो ये चौथा देश है, लेकिन अगर केवल अपन अफ्रीकी देश की बात करें, क्योंकि अफ्रीका जो पूरा का पूरा महाद्वीप है उस महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, उनमें से साथियों पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस, जो कि आपके कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंदर जुड़ा है। अब यही सारी चीजें आपके इसमें लिखी हुई है। उष्णकटिबंधीय देशों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका टारगेट होता है आईएसए का। 2030 तक सौर निवेश के लिए लक्ष्य रखा गया है यूएसडी 1 ट्रिलियन जुटाना, यानी कि सोलर के अंदर सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होती है ना, बहुत सारी इक्विपमेंट भी इसके अंदर लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर कौन करता है? अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग डेवलप्ड नेशन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके $1 ट्रिलियन यूएसडी का $1 ट्रिलियन जो आपके है साथियों, इतना निवेश जो है इनको जुटा लेना है, ये 2030 तक का टारगेट है। और मॉरिशस जो है आईएसए के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो चौथा देश बना है, क्योंकि पहला देश कंट्री पार्टनरशिप के अंदर बांग्लादेश था, दूसरा भूटान था और तीसरा क्यूबा था। इन तीनों के बाद में अगर ऐसे देखा जाए तो चौथा देश बना है। बाकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो पहला देश है। अगला सवाल आपके सामने कि भारत ने आईएसएसएफ का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, आईएसएसएफ इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन, इसके द्वारा साथियों जो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 के अंदर, इसके प्रथम चरण में कितने स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने जीते, ये आपसे पूछना चाह रहा है। इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि आईएसएसएफ जो है साथियों आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन, इसका आयोजन 2 चरणों के अंदर किया गया था। कितने चरण में? 2 चरण के अंदर किया गया था। एक तो था आपके चरण प्रथम और दूसरा था आपके चरण सेकंड। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रथम चरण के अंदर, इस पहले चरण के अंदर भारत ने कितने गोल्ड जीते थे। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसके प्रथम चरण का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाता है। ये प्रथम चरण का आयोजन किया जाता है इसका अर्जेंटीना के अंदर, और द्वितीय चरण का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये याद रखोगे आप, लीमा पेरू के अंदर। तो पहला चरण तो होता है आपके अर्जेंटीना के अंदर और दूसरा चरण इसका आयोजित होता है लीमा पेरू के अंदर। अब ये जो पहला चरण था, इस पहले चरण के अंदर साथियों भारत ने क्या जीता था? तो भारत ने पूछ रहा है कितने गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको याद रखना है, 4 गोल्ड मेडल जीते थे। इस पहले चरण के अंदर भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते थे? 4 गोल्ड मेडल जीते थे, साथ में 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रकार से टोटल 8 मेडल जीत करके भारत की इस पहले चरण में कौन सी रैंक थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार ये रैंक भी पूछ लेता है। तो इसके अंदर साथियों इंडिया की रैंक थी सेकेंड, इंडिया की दूसरी रैंक थी इसके अंदर, ये भी आप याद रखोगे। और जो सेकंड चरण था जो कि आपके लीमा पेरू के अंदर हुआ था, इस लीमा पेरू के अंदर आपकी इंडिया की रैंक कौन सी थी? तो ये आप ध्यान रखोगे, इसमें इंडिया की तीसरी रैंक थी और इसके अंदर इंडिया ने आपके गोल्ड मेडल केवल और केवल 2 ही जीते थे। ये भी आप याद रखोगे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई बस ये याद रख लेना। दूसरे चरण में 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि पहले चरण के अंदर 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में दूसरे स्थान पर रहा था। और पहले चरण के अंदर अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर आपका चीन आया था। और आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन मैंने आपके सामने लिख दिया, अर्जेंटीना और लीमा पेरू के अंदर दोनों चरणों का आयोजन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। T20 मैचों में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर कौन बने हैं? जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको सबको पता है, विराट कोहली जो है साथियों आपके 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने T20 मैचों के अंदर 100 अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। अच्छा, 100 अर्धशतक तो इन्होंने पूरे कर लिए, साथ में आईपीएल के अंदर साथियों 66वां इनका अर्धशतक लग चुका है डेविड वार्नर के साथ में। और अभी जो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में एसएमएस स्टेडियम के अंदर 100वां अर्धशतक अपना पूरा करा था। और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 13,000 रनों का आंकड़ा जो है उसको पार कर लिया है। ब्राजील में आयोजित होने वाला 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, इसमें भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपको याद रखना है साथियों, हितेश ने जो है भारत की ओर से इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर होगा। अगर इसमें रजत पदक की बात करें तो अविनाश जम्वाल ने इसके अंदर रजत पदक जीता था। और ये 4 खिलाड़ी और है जिनका नाम है जदुमणि सिंह, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल, इन तीनों ने साथियों आपके कांस्य पदक जीता था। कभी कभार कैटेगरी पूछ लेता है, लेकिन कैटेगरी आपको केवल और केवल इसकी हितेश की याद रखनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
था। हितेश ने कौन सी कैटेगरी के अंदर, 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर। आयोजन कहाँ होता है इसका, तो फोज डी इगुआस ब्राजील के अंदर इसका आयोजन होता है, जिसके अंदर एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल ये जीते जाते हैं। यहाँ पर लिख लो, गोल्ड मेडल इसके अंदर एक जीता गया, सिल्वर मेडल भी एक जीता गया और ब्रॉन्ज मेडल इसमें 4 जीते गए। जो गोल्ड मेडल था वो गोल्ड मेडल 70 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गया और सिल्वर मेडल जो है आपका 63 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर अविनाश जम्वाल के द्वारा जीता गया था। अगला सवाल कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजन किया गया। डस्ट लीग के 6ठे संस्करण का मतलब है डस्ट लीग 6, है ना। जो संस्करण होता है उस संस्करण को उसके आगे लिख दिया जाता है डस्ट लीग 6 के नाम से। कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये डस्ट लीग जो है साथियों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका हाल ही में आयोजन आपके औंध पुणे के अंदर किया गया था। इसके बारे में और आप डेप्थ में जाना चाहो तो 16 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया था। विदेशी जो प्रशिक्षण केंद्र है औंध पुणे के अंदर यहाँ पर, और ये 6ठा संस्करण है और भारत की ओर से इसमें जाट रेजिमेंट ने और भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट करा था। ये जाट रेजिमेंट वही वाली जाट रेजिमेंट है जिस जाट रेजिमेंट को साथियों सनी देओल ने जाट मूवी के अंदर आपके प्रदर्शित करा था, है ना। कहते हैं ना कि जाट रेजिमेंट के जांबाज सिपाही, वो जाट रेजिमेंट यही वाली जाट रेजिमेंट है जिसने डस्ट लीग जो अभ्यास है उज्बेकिस्तान के साथ में इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। अगला सवाल कि अप्रैल 2025 में किस देश को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरपोल की जो गवर्नेंस कमेटी है साथियों उसका आपके अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त करा है किसको, यूएई, जिसको आप बोलते हो संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से, जिसको आप जानते हो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल वर्ष 2023 वर्ष 2024 के लिए कितने सैन्य अधिकारियों को, यानी कि 2 सालों की बात कर रहा है, साल 2023 में और साल 2024 में कितने सैन्य अधिकारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। ये साथियों पहली बात तो ध्यान रखो, सेना के अधिकारियों को दिया जाने वाला सम्मान है जो अधिकारी अपना असाधारण योगदान देते हैं। असाधारण योगदान का मतलब जनरली कोई सैनिक ऐसा काम करता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ये कर जाते हैं, किसी आतंकवादी को मार गिराते हैं या ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेते हैं जो कोई नहीं कर पाता है, तो उस काम के लिए साथियों इनको असाधारण योगदान के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो 2023 के जो मेडल है वो दिए गए थे 2 व्यक्तियों को और 2024 के मेडल दिए गए थे 3 व्यक्तियों को। इस प्रकार से टोटल 5 मेडल प्रदान किए गए। ये पूछ रहा है कितने व्यक्तियों को दिए गए, तो आप याद रखोगे 5 व्यक्तियों को ये मेडल दिए गए। कब शुरुआत होती है इसकी मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल की, तो 3 जुलाई 1888 को इसकी शुरुआत होती है। नाम था मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ मैकग्रेगर। जो ये मेटकॉफ मैकग्रेगर थे, इन्हीं के नाम पर साथियों ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। किन किन को दिया जाता है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जितने भी आपके सशस्त्र बल है, यानी कि जिनके पास भी साथियों हथियार है, वो सारे के सारे हथियार वाली फोर्सेस, इसके अलावा आपके टेरिटोरियल जो आर्मी होती है वो, जितने भी आपके रिजर्व फोर्सेस है जैसे आपके सेंट्रल रिजर्व फोर्स ऑफ इंडिया सीआरपीएफ, इसके अलावा जो राष्ट्रीय राइफल्स होती है, जितने भी नेशनल राइफल्स है, और उसके अलावा असम राइफल्स कर्मी, इन सब में से कोई सा भी अगर सैनिक या कोई सा भी सैनिक अधिकारी कुछ उत्कृष्ट योगदान देता है अपना, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मैकग्रेगर मेडल 2023 वाला 2 व्यक्तियों को किन किन को दिया गया, एक तो विंग कमांडर आपके डी पांडा थे भारतीय वायुसेना के, इनको दिया गया, और एक आपके इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे किससे संबंधित, रेडियो से संबंधित, जिनका नाम था राहुल कुमार पांडे, ये भारतीय नौसेना से संबंधित थे, इनको दिया गया। अगर बात करें 2024 वाले पुरस्कार की, तो चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल रेडियो के साथियों जो रामरतन जाट है भारतीय नौसेना के, इनको दिया गया। एक दिया गया आपके सार्जेंट झूमर, जिनका नाम है राम पूनिया, भारतीय वायुसेना से संबंधित, इनको, और एक आपके कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल जो कि आपके पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान के निदेशक है, इनको प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से टोटल 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार आपके प्रदान किया गया था। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा, हाल ही में भारत की पहली और विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया गया है। किसकी बात कर रहा है ये, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। अब ये यूनिट क्या काम करेगी, सबसे पहले तो ये समझो जरा कि ये एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ये पासपोर्ट मैनेजमेंट भी किससे संबंधित है साथियों, ये डोपिंग से संबंधित है। यानी कि जो एथलीट या जो खिलाड़ी डोपिंग के अंदर दोषी पाए जाते हैं, एक तरीके से उनके ऊपर रोक लगाने के लिए एक ऐसा पासपोर्ट बनाया जा रहा है, डिजिटल पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट के अंदर उन खिलाड़ियों के ब्लड सैंपल के आधार पर उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट रहेगी कि कौन कौन से खिलाड़ी की किस किस समय में क्या क्या ब्लड रिपोर्ट आई है। एक तरीके से ये डिजिटल पासपोर्ट होगा, और ये पासपोर्ट उनको वो कहीं पर
पर भी खेल खेलने के लिए जाएंगे तो अपने साथ लेकर के जाना रहेगा, पहले इनका ये पासपोर्ट वहां पर सबमिट होगा। तो ये पूछ रहा है कि भारत की तो पहली और विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसका मतलब दुनिया के अंदर 16 एथलीट पासपोर्ट यूनिट ऑलरेडी काम कर रही है ना। दुनिया के अंदर 16 एथलीट पासपोर्ट यूनिट ऑलरेडी काम कर रही है। इस 16 के बाद में जो अभी 17वीं पासपोर्ट यूनिट है साथियों दुनिया की, वो आपके इंडिया के अंदर स्थापित की जा रही है। ठीक है, कहाँ स्थापित की जा रही है? इंडिया के अंदर स्थापित की जा रही है। और इंडिया में कहाँ स्थापित की गई है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई है, जो आपके इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी है उसी के द्वारा। तो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट की अपन बात कर रहे हैं, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, एबीपी। एबीपी का मतलब होता है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट बनाना और उसका विश्लेषण करना। यानी कि ये बायोलॉजिकल पासपोर्ट बनाएंगे जिनमें उनका पूरा का पूरा उनके ब्लड के सैंपल्स की सारी रिपोर्ट होगी, कहाँ कि हाँ ये किसी भी प्रकार की डोपिंग के अंदर आज तक सम्मिलित नहीं हुए हैं या इनके ब्लड सैंपल में कोई चीजें पाई गई है ऐसी नशीले पदार्थ वगैरह, तो उनकी रिपोर्ट रहेगी। देखो, नई दिल्ली में भारत ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको आप वाडा के नाम से जानते हो, है ना, दुनिया के लेवल पर काम करने वाली संस्था है साथियों वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके द्वारा मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट जो इकाई है, जो यूनिट है, ये यूनिट स्थापित की जा रही है। ये विश्व की 17वीं यूनिट होगी और भारत की ये पहली यूनिट होगी। अब भी भारत जर्मनी, चीन, यूके और अमेरिका जैसे अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो गया है। यानी कि ऐसे देश, क्योंकि इसके लिए साथियों क्या होता है, ये जो यूनिट स्थापित की जा रही है जिसको आप बोल रहे हो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इस यूनिट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अब बायोलॉजिकल पासपोर्ट बनेगा जो हमेशा उनकी उस रिपोर्ट को उसके अंदर क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और वो एडवांस टेक्नोलॉजी इतने टाइम तक भारत के पास थी नहीं। अब भारत के पास ने भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है बाकी देशों की सहायता से, और भारत की ये पहली जो है आपके एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है जो दुनिया की 17वीं है। स्थापना कब होती है इसकी? तो अभी 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है साथियों, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री है, साथ में श्रम और रोजगार मंत्री भी है, इनके द्वारा। स्थान कौन सा है? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो नई दिल्ली के अंदर यहां पर की जा रही है, और ये विश्व की 17वीं और भारत की पहली जो है आपके कौन सी एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ष 2025 से 27 के लिए लेखांकन और विश्लेषण के अंतर्राष्ट्रीय मानक का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का अध्यक्ष आपके भारत को चुना गया है, याद रखोगे। और ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानक का जो अध्यक्ष भारत को चुना गया है ISAR का, ये किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको आप अंकटाड के नाम से जानते हो, इसके अंदर जो है आपके ये आता है। अगला सवाल, अब 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी आपको पता है हाल ही को गई थी 6 अप्रैल को, उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था किसका? पंबन ब्रिज का। ये याद रखना आपको, पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये कह रहा है इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी थी, ये तो आपको सभी को पता है। ये जो पंबन ब्रिज है साथियों, ये भारत की मुख्य भूमि को मंडपम से जोड़ने का, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ने का काम करता है। तो ये जो पंबन ब्रिज है ये एक तरीके से रेलवे ब्रिज है और ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज यानी कि ये इस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है। अगर मैं इसकी आपको फोटो दिखाऊं तो इस प्रकार का ये ब्रिज है साथियों, जो कि समुद्र के अंदर बना हुआ है, जो कि आपका जो रामेश्वरम द्वीप है भारत का, उस रामेश्वरम द्वीप को मंडपम जो मुख्य भूमि है भारत की उससे जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से मुख्य भूमि से लेकर के मंडपम द्वीप के बीच में ये कुल 2.07 किलोमीटर लंबाई का ये पुल है, समुद्र के ऊपर बनाया गया पुल है, और ये स्टेनलेस स्टील से बनाया गया पुल है। इस प्रकार का ये वर्टिकल पुल है। इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रकार की जहाज अगर गुजरना चाहेगी ना, जिसको आप बोलते हो शिप, वो शिप अगर गुजरना चाहेगी पानी पर चलने वाली, तो ये क्या होगा, यहां से ऊपर उठ जाएगा। कितना ऊपर उठ सकता है? इसकी कैपेसिटी है कि इसको 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये इतना ऊपर उठ सकता है और वापस से ये नीचे भी आएगा, जब जहाज निकल जाएगी तो नीचे आ जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट इसीलिए बोला इसको क्योंकि इसको इस प्रकार से वर्टिकली ऊपर नीचे उठाया जा सकता है। ये कह रहा है कि इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी थी? तो इसकी एजेंसी थी साथियों L&T इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। इस एजेंसी के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। लगभग 700 करोड़ की लागत इसके अंदर आई थी। रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस ब्रिज का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। कार्यकारी एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड। अच्छा, इसकी वापस इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ये इसकी कार्यकारी एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी। और ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल है। 17 मीटर तक ऊंचाई
ऊंचा इसको किया जा सकता है, वर्टिकली इसको 17 मीटर लिफ्ट किया जा सकता है। अगला सवाल, चर्चा में रहे मिताथल और टीग्राना पुरातात्विक स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये साथियों आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित मिताथल और टीग्राना पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पाए गए हैं? ये हरियाणा के अंदर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, मिताथल और टीग्राना। हरियाणा का जो भिवाड़ी जिला है, इस भिवाड़ा जिला के अंदर हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, पुराने स्थल इस प्रकार के आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, खुदाई के अंदर आए हैं। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल रूप से इनको संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला सवाल, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? आपको पता है हाल ही में वक्फ जो बोर्ड है, वक्फ जो बिल है वो बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रहा था। ये वक्फ बोर्ड से संबंधित है। 5 अप्रैल 2025 को जो है साथियों इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी जाती है और 8 अप्रैल 2025 से ये पूरे देश भर के अंदर लागू भी हो जाता है। क्या है ये वक्फ संशोधन बिल? इसके बारे में एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल भी चुका है। अगर इसके नए नाम की बात करें, क्योंकि पुराना जो इसका नाम था ना वो वक्फ था साथियों, है ना, इस प्रकार से ये पुराना इसका वक्फ नाम था, अभी नया नाम इसका क्या कर दिया है? उम्मीद कर दिया है। उम्मीद का मतलब क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, 1995 का जो एक्ट था उसको बदल करके साथियों उम्मीद नाम उसका कर दिया। पहले वक्फ नाम हुआ करता, उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, यानी कि जो वक्फ का मैनेजमेंट है एक तरीके से ये मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया एक ऐसा साथियों मैनेजमेंट है, या एक ऐसा साथियों के लो बोर्ड है, जो बोर्ड क्या करता है कि मुस्लिम समुदाय को जो भूमि डोनेट कर दी जाती है, जो भी परिसंपत्ति उनको डोनेट कर दी जाती है वो फिर वक्फ की हो जाती है, और उसके ऊपर फिर उस भूमि को किस प्रकार से काम में लेना वो सारे के सारे फैसले फिर वक्फ बोर्ड के होते हैं। तो ये कई बार तो क्या करते थे कि ये फर्जी तरीके से क्लेम कर लेते थे कि ये वाली भूमि वक्फ बोर्ड की है या आपके दादा परदादा ने वक्फ को जो है डोनेट करी थी। एक तरीके से ये मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए उसके प्रचार प्रसार के अंदर भी काम आती है। तो ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसका नया नाम रख दिया है। 5 अप्रैल को इस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाता है। ये अधिनियम जो है वक्फ की जो जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी उनके एसेट्स हैं, उनके मैनेजमेंट और उनके प्रशासन के अंदर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। इस बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वक्फ बोर्ड जो था ना साथियों, वो अंधाधुंध तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर लेता कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था, अगर वो उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लेता तो फिर वक्फ के लोग आकर के वो प्रॉपर्टी आपसे खाली करवा लेते और उसके ऊपर उसका एकाधिकार हो जाता है, और उसके लिए आप सुनवाई भी करने के लिए जाते तो वक्फ का खुद का ही एक कोर्ट था, उस कोर्ट के अंदर ही वो सुनवाई कर सकता था। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को लेकर जा ही नहीं सकते थे, ऐसा उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था 1995 वाले के अंदर। तो उस एक्ट को बदला गया है, उस एक्ट के अंदर ये चीज बदली गई है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका मैनेजमेंट संभालने के लिए, उसके मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ नए प्रावधान और ऐड किए, जिसके तहत महिलाओं को भी अब उस बोर्ड के अंदर सदस्य बनाया गया है और उसका नाम भी बदल दिया गया है। इसमें वक्फ बोर्ड की संरचना में विविधता और महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अगला सवाल देखो, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा योजना के तहत बढ़ाई गई मजदूरी दरों में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में की है? आपको पता है जो मनरेगा योजना चल रही थी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उस मनरेगा योजना के अंदर साथियों जिसकी शुरुआत आपके 2005 में उसको लागू किया जाता है, मतलब 2005 में ये पारित होता है और 2006 से ये पूरे देश के अंदर लागू भी हो जाता है। ये जो मनरेगा था साथियों, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार, 365 में से साल में 100 दिन का रोजगार आपको सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। उस रोजगार के तहत पहले आपकी जो मजदूरी दर हुआ करती थी उनके अंदर बढ़ोतरी की गई है, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है आपके हरियाणा राज्य के अंदर की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये वाला भी प्रभावी हो गया है। 2.3% से लेकर के 7.48% की वृद्धि की गई है, यानी कि आपकी दैनिक मजदूरी के अंदर 7 रुपए से लेकर के 26 रुपए के बीच की जो है वो वृद्धि की गई, और सबसे ज्यादा वृद्धि 26 रुपए की यानी कि 7.48% की वृद्धि हरियाणा में की गई है। अगर राजस्थान की बात करें साथियों तो राजस्थान इसके अंदर आपके शामिल है। राजस्थान में इसमें 15 रुपए की वृद्धि की गई है, 5.64% की। न्यूनतम वृद्धि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में केवल और केवल 7 रुपए की, जो कम से कम है, लगभग 2.33% की ही वृद्धि की गई है। राजस्थान का एक तो इसमें याद रख लेना कि राजस्थान में 15 रुपए की वृद्धि की गई है प्रतिदिन दैनिक मजदूरी के अंदर, और सबसे ज्यादा हरियाणा में की गई है 26 रुपए की। विश्व यकृत दिवस, लीवर डे जो मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साथियों भोजन ही दवा है।
कि आपका फूड जो है वही मेडिसिन है, फूड इज मेडिसिन, इसी के नाम पर यकृत दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 19 अप्रैल 2025 को आपका यकृत दिवस मनाया गया था। और इसके अंदर बोला गया कि फूड इज मेडिसिन, कि आप जो खाना खा रहे हो वही आपकी दवा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? अपन साइंस के अंदर पढ़ते भी है। आपका यकृत जो है वो शरीर में क्या क्या काम करता है? देखो, यकृत सबसे पहला काम करता है पित्त रस बनाने का। यकृत जिसको आप लिवर बोलते हो वो बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। पित्त रस को बना करके यकृत के अंदर ही एक होता है पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उस पित्ताशय में जाकर के वो पित्त रस स्टोर होता है। और जब अपना खाना आमाशय से पच करके छोटी आंत में जा रहा होता है, उस टाइम में पित्ताशय के द्वारा जो बाइल डक्ट होती है, पित्त नली, उसके द्वारा उस पित्त रस को उस खाने में छोटी आंत के अंदर मिला दिया जाता है। और वो पित्त रस वसा का पाचन करने का काम करता है और भोजन को क्षारीय बनाने का काम। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है लीवर का? लीवर दूसरा काम करता है आपके यूरिया के निर्माण का। जो आपके अमोनिया होता है, यानी कि अपन जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है, वो एमिनो एसिड यूरिया में आपके इसमें बदल जाता है, अमोनिया में। और अमोनिया शरीर के लिए जहरीला पदार्थ है, तो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है आपका यकृत, और फिर उस यूरिया आपके रक्त से छन करके उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर आता है। तीसरा काम यकृत का क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, जो कि मर जाती है, कहाँ पर मरती है? 120 दिन के बाद में प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर मर जाती है। उस मरी हुई आरबीसी को बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक वर्णक के अंदर कन्वर्ट करता है यकृत, जिससे कि आपका ब्लड पीला नहीं पड़ता है और आप अच्छे तरीके से चलते रहते हो। अगर आपकी खान पान सही नहीं है तो आपका यकृत भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। खान पान सही नहीं है तो आपके खून के अंदर इंप्योरिटीज होगी, और उन इंप्योरिटीज को प्योर करते करते आपका यकृत बेचारा थक हार करके बैठ जाएगा। इसीलिए कहा गया है फूड इज मेडिसिन। खाना अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, मिलावट वाला खाना मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। आपका यकृत जो है, लीवर है, हमेशा अच्छा काम करेगा। एक तरीके से आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करता है यकृत, ऐसा आप समझ लो। तो यकृत के लिए साथियों फूड इज मेडिसिन नाम से इस बार थीम रखी गई है, और 19 अप्रैल को आपकी विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 14 अप्रैल 2025 को किस शहर ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिवस घोषित करा है? तो आपके जो न्यूयॉर्क सिटी है साथियों अमेरिका की, इस न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल के दिन को डॉक्टर अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। ये आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क सिटी ये आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर पूर्व के अंदर छोटी सी एक सिटी है। हालांकि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है ये न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, और ये जो न्यूयॉर्क है, इस न्यूयॉर्क सिटी ने क्या करा है? 14 अप्रैल के दिन को डॉक्टर अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित करा है। अगला प्रश्न कि किसको इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आपके डोनियल जो नोबो है, इन डोनियल नोबो को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? 51वें नंबर के संजीव खन्ना थे, इनकी जगह पर बी.आर. गवई आपके आने वाले हैं। एम.एम. श्रीवास्तव की बात करें तो ये जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट है, इस राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव है, और बी.आर. गवई अपने भारत देश के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। 51वें नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना थे। और ये जो आपके बी.आर. गवई है, ये सेकंड दलित न्यायाधीश भी होंगे साथियों, दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमेंट करके बताना मुझे। दूसरे जो दलित न्यायाधीश थे ये आपके बी.आर. गवई बनने जा रहे हैं। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे बी.आर. गवई को, ये दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे। और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं आपके डॉक्टर संजीव खन्ना, और उनके बाद में 14 मई को शपथ लेने वाले हैं आपके कौन? बी.आर. गवई। 19 अप्रैल 2025 को भारत के पहले प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट जो उपग्रह आपको पता है कब? 19 अप्रैल 1975, आपको पता होगा 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा था। और इस उपग्रह का निर्माण किसने करा था? तो इसरो ने इसका निर्माण करा था। ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह था। जैसे चांद है वो तो प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और इस उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए हमारी किसने सहायता करी थी? रूस ने सहायता करी थी। रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से, रूस के रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में इसरो के इस उपग्रह को भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। और अभी 19 अप्रैल 2025 को 50 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अप्रैल 2025 में मोदी द्वारा बनारस के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो बनारस की जो आपके शहनाई है साथियों, इस शहनाई को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया, याद रखोगे। 15 अप्रैल 2025 को आयोजित 6ठे नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता पीपीपी मोड में रजत पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? रजत पुरस्कार की बात करता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के अंदर। ये रजत पुरस्कार दिया गया है आपके किसको साथियों? HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को, HG इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। इसके अंदर देखो ये रहा आपके एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये जो परियोजना थी अटेली मंडी से नारनौल खंड और नारनौल बाईपास बनाने की हरियाणा में आर्थिक गलियारा परियोजना थी। इस परियोजना के अंदर परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है उसके आधार पर रजत पुरस्कार दिया गया है आपके किसको, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को। और इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया, जहां पर नितिन गडकरी जी उपस्थित थे और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी थे और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत सहित कई गणमान्य नागरिक और भी वहां पर उपस्थित थे। अगला सवाल कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य समारोह कहां किया गया। आपको पता है हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो आपको डेट याद रखनी है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। कहां पर मनाया गया, तो मधुबनी बिहार के अंदर मनाया गया। आपने मोदी जी का एक इंटरव्यू भी सुना होगा मधुबनी बिहार से, जहां पर उन्होंने इंग्लिश के अंदर स्पीच दिया था कि भारत अब आतंकवादियों को छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर छुपे हो। 22 अप्रैल के दिन तो पहलगांव में अटैक होता है और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मधुबनी के अंदर जो आपके राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था साथियों 1973 वाला, उसके वर्षगांठ थी। उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मधुबनी बिहार के अंदर मनाया गया था। तो ये 24 अप्रैल की डेट याद रखनी है इसको, एक तो आपको कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया गया। मुख्य समारोह मधुबनी जिले का जो लोहना है साथियों, उस उत्तर ग्राम में आयोजन किया गया था। ये कहां का है, बिहार का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर ग्राम सभाओं को संबोधित भी किया था। और ये आयोजन जो 73वां संविधान संशोधन था आपके, उसके 32 वर्ष पूरे हो गए थे। उस 32 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। और आपको पता होगा कि वहां से मोदी जी ने यह भी बात बोली थी कि आतंकवादी दुनिया के चाहे किसी कोने में छिप करके बैठे हो, तुमको चुन चुन करके मारेगा भारत, एक एक का बदला लेगा बढ़िया तरीके से। अगला सवाल कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 जो कि 24 अप्रैल को मनाया गया था, इस पर विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पुरस्कार, पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। एक तो होते हैं साथियों राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, और ये वाले हैं आपके विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो ये जो विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है, ये किसके द्वारा प्रदान किए गए थे, 24 अप्रैल को ही प्रदान किए गए थे। बट ये प्रदान किसके द्वारा किए गए थे, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए, या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किए गए, या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए, या केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, ये जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है गजेंद्र जी, इनके द्वारा प्रदान किए गए। किसके द्वारा प्रदान किए गए ये आपसे पूछ रहा है। तो ज्यादातर विद्यार्थी तो प्रधानमंत्री जी को, मोदी को डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा को क्या करा था, संबोधित करा था। लेकिन याद रखना ये पुरस्कार जो है पंचायती राज मंत्री के द्वारा, इनके खुद के द्वारा प्रदान किए गए। मोदी जी तो वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। क्या नाम था आपके, गिरिराज सिंह जी नाम है इनका मंत्री का, पंचायती राज मंत्री का, जिन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार जो है जलवायु परिवर्तन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, कि कौन कौन सी पंचायत जो है वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है या आत्मनिर्भर बनने के लिए अच्छा काम कर रही है। उस आधार पर 3 प्रकार के ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए, इनमें असत्य युग्म आपको चुनना है। एक तरफ तो विशेष श्रेणी के अंदर जो प्रथम पुरस्कार दिए गए वो है, दूसरी आपके सामने पंचायत है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 प्रकार के पुरस्कार दिए गए थे, और प्रत्येक श्रेणी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा 3 रैंक के आधार पर पुरस्कार दिए गए। इस प्रकार से टोटल 9 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे। 3 श्रेणियों में 3-3 पुरस्कार, 9 पुरस्कार दिए गए। आपके सामने प्रथम श्रेणी के पुरस्कार है कि जो जलवायु कार्रवाई जो पुरस्कार है साथियों, जिसको बोला जाता है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, यानी कि विशेष पंचायत जो पुरस्कार है आपका जलवायु कार्रवाई का, वो किसको दिया गया, जलवायु कार्रवाई के अंदर जो स्पेशल पंचायत अवार्ड है साथियों, ये प्रथम पुरस्कार दिया गया था दव्वा एस ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है, उसको। तो पहला तो सही है। दूसरा है आत्मनिर्भरता के अंदर, यानी कि आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, यानी कि पंचायत का जो स्पेशल पुरस्कार है, विशेष पंचायत पुरस्कार, वो आत्मनिर्भर श्रेणी के अंदर प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, मल्ल ग्राम पंचायत है आपकी तेलंगाना की, इसको दिया गया। तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है पंचायत क्षमता निर्माण। पंचायत क्षमता निर्माण जो है साथियों, इस पंचायत क्षमता निर्माण के लिए जो ये स्पेशल अवार्ड दिया गया, ये केरल का जो स्थानीय प्रशासन है इसको प्रदान किया गया। इसका मतलब तीनों ही बातें सही है। ये पूछ रहा असत्य, असत्य कोई नहीं है, तो हम चूज कर लेंगे सभी के सभी सत्य है। अभी आपके सामने ये एक लगा हुआ है साथियों, जो आपकी पीआईबी होती है, ऑफिशियल साइट है भारत सरकार की, इस पीआईबी की एक कटिंग लगी हुई है। और क्योंकि ये पंचायती पुरस्कार, क्योंकि एक तो आपको 24 अप्रैल की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य से भी, और इसको करंट अफेयर से जोड़ के भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है,
पंचायती राज पुरस्कारों के बारे में। तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है वो ये है कि इन टोटल 9 पंचायतों में से 3 पंचायतें ऐसी है जिन पंचायतों की मुखिया सरपंच महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं वाले का नाम आपको जरूर याद रखना है। देखो सबसे पहले तो विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के बारे में जो पीआईबी है इसके बारे में क्या लिखा हुआ था कि इन पुरस्कारों में एक तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार जिसको आप जानते हो CASPA यानी कि क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, दूसरा था आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार यानी कि आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड, और एक था आपके पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार यानी कि पंचायत की क्षमता को निर्माण करने के अंदर जो सर्वोत्तम संस्थान है उसका पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये पहला पुरस्कार आपको पता है केरल को दिया गया, ये वाला आपके तेलंगाना को दिया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और संस्थानों को मान्यता देना है जिन्होंने जलवायु लचीलापन, वित्तीय आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों के अंदर अनुकरणीय प्रदर्शन किया यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया है। इन पुरस्कार विजेताओं का चयन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये लाइन भी याद रख लेना, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम सहित इन राज्यों से किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उल्लेखनीय है कि इन 6 पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों में से यानी कि वैसे तो टोटल 9 है पंचायतें, क्यों, क्योंकि 3 पुरस्कार इसमें हैं, 3 पुरस्कार इसमें हैं और 3 पुरस्कार इसमें हैं, टोटल 9 पुरस्कारों में से साथियों 3 पुरस्कार जो है वो महिलाओं को दिए गए। कौन कौन सा, एक तो मोतीपुर बिहार की जो ग्राम पंचायत है इसका, एक आपके दव्वा एस महाराष्ट्र की जो ग्राम पंचायत है इसका, और एक हाटबद्रा ओडिशा वाली ग्राम पंचायत है इसका नेतृत्व महिला सरपंचों के द्वारा किया गया था जो कि जमीनी पर समावेशी नेतृत्व को दर्शाता है। तो ये तीनों आपकी याद रखनी, मोतीपुर बिहार, जो दव्वा एस महाराष्ट्र है और हाटबद्रा ओडिशा है, ये तीनों भी वही ग्राम पंचायतें हैं जिनको पुरस्कार प्रदान किए गए। अब यहां पर आप देख लो यह आपके क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार है जिसके अंदर पहली श्रेणी का अपन ने देख लिया दव्वा महाराष्ट्र को दिया गया था, दूसरी श्रेणी वाला ये दिया गया था आपके कर्नाटक, और तीसरी वाला जो मोतीपुर बिहार वाला है, ये मोतीपुर बिहार वाले को स्टार लगा लो, ये क्लाइमेट एक्शन के अंदर मोतीपुर बिहार को तीसरे नंबर का पुरस्कार मिला था और यहाँ की सरपंच एक महिला है। अगला है आपके सामने आत्मनिर्भर पंचायत पुरस्कार, इसमें भी 3 पुरस्कार मिलते हैं। पहला पुरस्कार तो मल्ल ग्राम पंचायत जो तेलंगाना की उसको मिल जाता है, दूसरा आपकी हटबदार जी जो है ओडिशा की इसको मिल जाता है, और तीसरा आपके आंध्र प्रदेश को मिल जाता है। और पंचायत क्षमता निर्माण के अंदर जो पहला पुरस्कार है वो आपके केरल को मिलता है, दूसरा पुरस्कार आपके ओडिशा को मिलता है और तीसरा पुरस्कार आपके असम को मिलता है। महिलाओं वाले की अपन ने बात करी, एक महाराष्ट्र बिहार की है, एक महाराष्ट्र की और एक आपके हाटबद्रा ओडिशा की है। तो एक तो आपकी ओडिशा की जो हाटबद्रा ये वाली है, एक आपके दव्वा महाराष्ट्र वाली है और एक आपकी ये बिहार वाली है। तो इन तीनों को मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये तीनों ग्राम पंचायतें, ये भी याद रखना है। ओडिशा वाली जो ग्राम पंचायत है इसको दूसरा पुरस्कार मिला है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार के अंदर, और महाराष्ट्र वाली जो दव्वा ग्राम पंचायत है इसको पहला पुरस्कार मिला है क्लाइमेट एक्शन के अंदर, और बिहार वाली जो मोतीपुर ग्राम पंचायत है इसको तीसरा पुरस्कार मिला है क्लाइमेट एक्शन के अंदर। तो इस से फ्लो चार्ट से आपको सारी की सारी चीजें याद भी रहेगी। अगला सवाल कि किस राज्य में 20 से 21 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था, तो याद रखोगे यह आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ये अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है साथियों, नामसाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया था। मुख्य विषय था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो ऑप्शन थे उनके बारे में यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। हाल ही में आयोजित हुए सेकंड एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। किसकी बात कर रहा है, ये सेकंड नंबर के एशियाई योगासन चैंपियनशिप, योगासन की बात कर रहा है। योग के अंदर तो आपको पता है भारत विश्व गुरु कहलाता है, योग को तो बाबा रामदेव ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है, और इसी योग के आधार पर साथियों योगासन चैंपियनशिप होती है, और एशिया की सेकंड चैंपियनशिप थी, इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टोटल कितने मेडल जीते थे भारत ने, तो याद रखोगे भारत ने 87 मेडल जीते थे, जिसमें से आपके 83 गोल्ड मेडल थे, 83 गोल्ड मेडल के अलावा 3 सिल्वर मेडल थे और एक आपका ब्रॉन्ज मेडल था। इस प्रकार से टोटल 87 मेडल जीत करके भारत ने इसमें प्रथम रैंक हासिल करी है, शीर्ष स्थान हासिल करा है। सचेत ऐप का संबंध किससे है, तो सचेत ऐप, ये सचेत ऐप का आपका जो है प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। सचेत जैसा कि इसका नाम है, किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, उस आपदा के आने से पहले ही उस आपदा से आपको सचेत करने के लिए, आपको पहले ही तैयार करने के लिए ये ऐप है, सचेत ऐप प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। तो ये जो आपके साथियों आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसको आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हो, NDMA के नाम से जानते हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया है।
ठीक है, कौन सा ऐप है ये? सचेत ऐप है। इस ऐप के द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी और ये ऐप प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा से संबंधित है। ये ऐप है आपका सचेत ऐप, जो कि आपको मन की बात प्रधानमंत्री जी ने करी थी, वहां पर इसको लॉन्च भी करा था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप सेपरी के नाम से जानते हो, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च में कौन से स्थान पर रहा। ये जो सिपरी इंस्टीट्यूट है साथियों, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, हर साल जारी करता है, और इस रिपोर्ट में ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि अपनी सेना के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन देशों के द्वारा सेना के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट उन देशों को रैंकिंग देती है। और इस रैंकिंग में साथियों भारत आया आपके 5वें नंबर पर। अमेरिका, रूस, चाइना और जापान के बाद में भारत इस रिपोर्ट के अंदर 5वें नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने पैसे खर्च करता है भारत? 86.1 बिलियन डॉलर जो है भारत अपनी सेना पर खर्च करता है। प्रथम नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरा पे रूस है और चौथे पे आपका जो है जर्मनी है। इस प्रकार से इन चारों के बाद में 5वें नंबर पर आपका इंडिया आता है। और इंडिया कितना खर्च करता है? 86.1 बिलियन डॉलर जो है भारत खर्च करता है आपके सेना के ऊपर। अगला सवाल कि भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ये जो है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है, इसके लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? तो हाल ही में साथियों आपके जो BVR सुब्रमण्यम है, इन BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन की साथियों अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? इसकी अध्यक्षता करेंगे आपके BVR सुब्रमण्यम। ये BVR सुब्रमण्यम एक कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जो कि कमेटी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए काम करेगी। अगला देखो सवाल, अच्छा, दिनेश माहेश्वरी जो ये 23वें नंबर के विधि आयोग बने हैं, क्योंकि इसमें नाम था आपके दिनेश माहेश्वरी, और BR गवई 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। पीएम मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन अप्रैल 2025 में कहां पर किया है? इसकी बात कर रहा है ये पीएम मोदी ने इंडिया स्टील 2025। इस इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन आपके मुंबई के अंदर होता है साथियों। और मुंबई में जब इसका आयोजन होता है तो इसकी थीम रखी जाती है स्टील के भविष्य को आकार देना, यानी कि स्टील के भविष्य को आकार देने के लिए जो है साथियों एक आपके आयोजन किया जाता है। 6ठे नंबर का संस्करण था ये, और इसमें जो वर्तमान के आपके इस्पात मंत्री जिनका नाम है HD कुमार स्वामी, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगला सवाल देखो, हाल ही में किसने WTT कंटेडर 2025 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है? ये वर्ल्ड टेबल टेनिस की बात कर रहा है साथियों, टेबल टेनिस से संबंधित है WTT कंटेडर 2025। इसका जो आयोजन हुआ था, इसमें मिक्स्ड डबल्स का खिताब आपके मानु शाह और दीपा चितले दोनों ने मिक्स रूप से जीता है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ट्यूनीशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कहां पर हुआ था ये भी पूछ सकता है, ये टेबल टेनिस से आपका संबंधित है। अगला देखो, हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित करा है? साथियों फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, ये सम्मान है जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है जो कि आपके पायल कपाड़िया को प्रदान किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 का आयोजन कहां पर किया है? ये साथियों एक महत्वपूर्ण बात है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर, ये जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है इसकी ओर से साथियों सुफलाम का आयोजन किया गया हाल ही में। और इस सुफलाम का आयोजन कहां पर किया गया आपसे ये पूछ रहा है, तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और ये सुफलाम का कौन सा संस्करण था? तो ये सेकंड संस्करण था। कौन सा संस्करण था सुफलाम का? सेकंड संस्करण। आप कहोगे गुरुदेव ये सुफलाम होता क्या है? तो जैसा कि आपने यहाँ पर नाम देखा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है आपकी। ये जो आपके प्रोसेस्ड फूड होता है, उस प्रोसेस्ड फूड को, यानी कि जो आपका रॉ फूड होता है उसको प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट करके उसको पैक करके दूसरे देशों के अंदर भेजना, उसको भेजने के लिए एक साथियों एक तरीके से आप कह सकते हो इसको एंटरप्रेन्योरशिप की, नए नए बिजनेस इसके अंदर स्टार्ट किए जा रहे हैं, नए स्टार्टअप इसके अंदर शुरू किए जा रहे हैं। उन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस सुफलाम का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन होता है आपके कहाँ पर? हरियाणा के अंदर आयोजन होता है, जहाँ पर आपके केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी अवेलेबल थे। दूसरी बात, ओडिशा के अंदर साथियों जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 106वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, 106 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। और 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, आपके सिमलीपाल बना है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। और आंध्र प्रदेश के अंदर साथियों जो अमरावती है, यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव बनेगा। अमरावती, अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव बनने जा रहा है, जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित जाएगी। भारत के सबसे बड़े विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल का आरंभ कहाँ किया गया है। क्रूज टर्मिनल से आप क्या समझते हो, क्रूज, क्रूज होता है पानी के ऊपर चलने वाला जहाज। जैसे सड़क पर चलने के लिए आपके बस होती है, पटरी पर चलने के लिए ट्रेन होती है, उसी प्रकार से पानी में चलने के लिए जहाज होता है, जो कि यात्रियों को बिठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। और ये लगभग 1000 यात्रियों को एक साथ अपने अंदर बिठा सकता है, जिसका नाम है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा है और वर्ल्ड लेवल का मतलब इसके अंदर बैठ करके आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हो। विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है। इसका आरंभ हाल ही में भारत ने कहां से करा है, महाराष्ट्र से करा है साथी। मुंबई महाराष्ट्र से इसका आरंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुंबई में जो सर्बानंद सोनोवाल है आपके पोत मंत्री, इनके द्वारा भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ किया गया। और भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है, ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने तमिलनाडु भी था, तो ये भी आप याद रख लेना। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये जो ब्रीडर रिएक्टर है साथियों, ये तमिलनाडु के अंदर प्रारंभ किया जाएगा, कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पर जो है आपकी ये नेशनल करंट अफेयर्स पूरी की पूरी होती है कंप्लीट। और जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं एक बात बता दूं, ये NR21 का कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन के हर एक वीडियो कोर्स, हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 21% का इस कूपन कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, हालांकि थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, मैं सोच रहा था 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूं, लेकिन सवालों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वक्त भी लग गया। और ये वक्त लगा है तो आप लोगों का ये वक्त एक तरीके से इन्वेस्ट ही हुआ है, क्योंकि मैंने कोशिश करी है सवाल आपको क्लास में याद हो जाए। कैसी आपको क्लास लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों की किसी प्रकार की डिमांड हो, किस टॉपिक के ऊपर आप क्लास चाहते हो, तो वह भी मुझे बता सकते हो। बाकी मेरा खुद का प्लान है, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर आपको पिछले 4 महीनों का नेशनल करंट अफेयर्स में अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाने वाला हूं। और राजस्थान के लिए ग्राम विकास अधिकारी, चतुश्रेणी और पटवारी, इन तीनों के लिए कंप्लीट करंट अफेयर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस चैनल पर रेगुलर आपको देखने को मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहो, अच्छा कंटेंट लगता है तो शेयर कर देना। ठीक है साथियों, इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।